जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवॉइसिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले इनवॉइसिंग के बारे में हमको समझना है। इनवॉइस का मतलब पहले होता क्या है ये समझिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस हम परचेज करते हैं तो उसका एक हमको रिसिप्ट मिलता है। समझ में आ रहा है ना। और उस रिसिप्ट पे क्या लिखा रहता है, जैसे मान के चलिए कि किस डेट में आपने खरीदा, डेट उस पे मेंशन रहता है, प्लस कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया, और प्लस कितनी क्वांटिटी में आपने लिया, और उस पे कितना जीएसटी है, ये सारा उस पे अंकित रहता है ना। तो एक प्रकार का वो हमारा क्या होता है, इनवॉइसिंग होता है, ठीक है ना। तो इनवॉइस के बारे में अगर हम बात करें तो इनवॉइस जो इशू करने का जो प्राविधान है टैली सॉफ्टवेयर में और जो जीएसटी के पोर्टल पे, यानी कि क्या है, कोई भी आप गुड्स या कोई भी सर्विस अगर आप परचेज करते हैं तो उस केस में आपको जरूर एक इनवॉइसिंग मिलता है। समझ में आ रहा है ना। और जैसे मान के चलिए कि किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइसिंग के बारे में, इनवॉइसिंग का मतलब एक प्रकार का आप रसीद भी बोल सकते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है और प्लस उसका रेट क्या है, उसमें कौन से डेट में खरीदा गया है, कितने रुपए उसमें जीएसटी लगा हुआ है। ये आसानी तरीके से एक इनवॉइस आपको प्राप्त होती है। उसी इनवॉइस के बारे में समझना है, यानी कि रेगुलर डीलर कौन सा इनवॉइस इशू करता है और कंपोजिशन डीलर कौन सा इनवॉइस इशू करता है। मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया भी था रेगुलर डीलर के बारे में और कंपोजिशन डीलर के बारे में। तो देखिए, इसमें लिखा है इनवॉइस के बारे में, कह रहा है कि इनवॉइस किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवॉइस नियम को समझना बहुत आवश्यक होता है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। जीएसटी में किसी भी गुड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसमें लिखा भी है कि जो इनवॉइसिंग होता है वो टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और कह रहा है कि इसीलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि अगर आपको इनवॉइस ऑप्शन के बारे में समझ में नहीं आएगा तो आगे अगर आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा तो आप खुद ही नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि ये रेगुलर में जाएगा कि कंपोजिशन में जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसीलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जीएसटी के जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें दो प्रकार का क्या होता है, इनवॉइस इशू होता है। और कह रहा है यहाँ पे जिसे हम टेबल के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा, टेबल के द्वारा हम लोग समझेंगे। और ये दो इनवॉइस कौन कौन सा है, एक में लिखा है टैक्स इनवॉइस और एक लिखा है आपका बिल ऑफ सप्लाई। दो प्रकार की जो इनवॉइस इशू होता है, एक इनवॉइस आपका होता है टैक्स इनवॉइस और एक होता है आपका बिल ऑफ सप्लाई। जैसे मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है, अगर वो किसी गुड्स को या किसी सर्विस को अगर वो सप्लाई करता है तो वो उस दो ही केस में वो क्या करता है, इनवॉइस इशू करता है। या तो बिल ऑफ सप्लाई देगा, नहीं तो टैक्स इनवॉइस देगा। अब दोनों में अंतर आपको समझना है कि बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस कब करेगा और आपका टैक्स इनवॉइस कब इशू करेगा। दोनों का अलग अलग प्राविधान है, दोनों का अलग अलग नियम है। तो देखिए, टैक्स इनवॉइस के बारे में अगर हम बात करें, टैक्स इनवॉइस कह रहा है कि जब रेगुलर डीलर स्कीम में, कह रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस रजिस्टर्ड है किसमें, रेगुलर स्कीम में। कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस रजिस्टर्ड है किसमें, रेगुलर स्कीम में। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको टैक्सेबल गुड्स को अगर सप्लाई करता है, टैक्सेबल का मतलब होता है कि वैसा वो गुड्स बेचता है जिसपे जीएसटी लगा हुआ हो, तो वो कह रहा है कि उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया। नहीं समझे। जैसे मान के चलिए आपने चला गया किसी दुकान पे और वो जो है किसी बिजनेसमैन के पास आप चले गए किसी सामान को खरीदने के लिए, और वो ऐसा डीलर है, जहां पे आप सामान खरीदने गए वो ऐसा डीलर है जो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कराया है, और वो ऐसा गुड्स आपको बेच रहा है जिसपे आपको टैक्स देना ही देना है,
तो इस केस में वो टैक्स इनवॉइस इशू करके आपको देता है। समझ में आया? यानी कि कह रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, जब टैक्सेबल की बात आवे तो आप ये समझिएगा कि ऐसा गुड्स या सर्विस जिस पे टैक्स लगा हो, और सप्लाई संबंधित है किससे? सेल से संबंधित है, क्योंकि जीएसटी में सेल को सप्लाई के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस रजिस्टर्ड है रेगुलर स्कीम में, अगर वो किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, किसी टैक्सेबल गुड्स को बेचता है, तो उस केस में वो टैक्स इनवॉइस आपको बना करके देता है। समझ में आया? अब चलिए, अब बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बोला जाए तो कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होता है। कितने कंडीशन में? 2 कंडीशन में। टैक्स इनवॉइस के लिए मात्र एक ही मेथड है, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई के लिए कितना मेथड आ गया? 2 मेथड आ गया। अब चलिए इसका क्या यूज है? तो देखिए, बिल ऑफ सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो बिल ऑफ सप्लाई होता क्या है? कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होता है। कौन कौन सा 2 कंडीशन है? तो देखिए इसमें लिखा है, पहला लिखा है कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। यदि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो रेगुलर की स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वो ऐसा गुड्स बेच रहा है जिसपे जीएसटी न लगा, तो इस केस में वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। समझ में आ रहा है ना? और ये कहाँ लिखा होता है? तो टैक्स इनवॉइस जो होता है वो बिल ऑफ सप्लाई हो गया चाहे टैक्स इनवॉइस हो गया, वो एकदम बिल्कुल पेज के टॉप में लिखा होता है, हेडर में लिखा होता है। अगर बिल ऑफ सप्लाई इशू है तो बिल ऑफ सप्लाई पेज के सबसे टॉप में लिख करके आएगा। अगर टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस ही लिख करके आएगा। लेकिन टैक्स इनवॉइस कब लिख के आएगा, बिल ऑफ सप्लाई कब लिख के आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले बिल ऑफ सप्लाई के बारे में, सॉरी टैक्स इनवॉइस के बारे में, तो टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा? जब रेगुलर स्कीम में ऐसा बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कराया है और वो किसी ऐसे गुड्स को बेचता है जिसपे वो टैक्स लेता है, तो ऐसे गुड्स को जब वो बेचेगा तो उस केस में टैक्स इनवॉइस आपको इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस उसके बिल पे स्पष्ट लिखा होगा, टैक्स इनवॉइस। समझ में आया? अगर कोई रेगुलर डीलर है और अपना बिजनेस रेगुलर डीलर के रजिस्ट्रेशन में कराया है और किसी ऐसे गुड्स को बेचता है जिसमें एक भी रुपया वो टैक्स नहीं ले रहा है, तो इस केस में वो बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस इशू करता है। यानी कि बिल ऑफ सप्लाई अलग इनवॉइस है और टैक्स इनवॉइस अलग है, लेकिन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करेगा और टैक्स इनवॉइस कब इशू करेगा? तो टैक्स इनवॉइस तब इशू होगा जब टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करे कौन? रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन। और बिल ऑफ सप्लाई तब इशू होगा जब रेगुलर स्कीम में बिजनेसमैन बिना जीएसटी वाला आपको गुड्स बेचता होता है। तो अगर आप जो है मान के चलिए कि अगर आपने ऐसा गुड्स खरीदा जिसपे आप टैक्स दे रहे हैं, तो इस केस में रेगुलर स्कीम वाला बिजनेसमैन आपको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। और आप ऐसा गुड्स खरीद रहे हैं जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो इस केस में रेगुलर स्कीम वाला आपको बिल ऑफ सप्लाई बना करके दे। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए, और कह रहा है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए। कंपोजिशन डीलर मैंने पढ़ाया है ना, यानी कि अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस रजिस्टर्ड है कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत और वो जो इशू करेगा उसको हम बोलेंगे बिल ऑफ सप्लाई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या इस पे जीएसटी नहीं लगता है? इस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन उस बिल पे दिखाया नहीं जाएगा। वो लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, लेकिन वो जब भी इशू करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ये प्राविधान केवल कंपोजिशन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसका जितना टर्नओवर होता है मात्र उसका 1% कंपोजिशन डीलर वाला पे आउट करता है। जैसे कल आया था ना, कितना पैसा आया था? 288 आएगा था, 289 आया था, 289 आया था। 1%, 28,875 का 1% आपको देना होता कंपोजिशन डीलर में अगर आप है। कोई दिक्कत? तो बिल ऑफ सप्लाई किस कंडीशन के लिए? 2 कंडीशन के लिए। पहला बिल ऑफ सप्लाई होता है किसके लिए? रेगुलर के लिए। अगर वो ऐसा गुड्स सेल करे जो एग्जेम्प्टेड हो, जिसपे मतलब टैक्स लगा ही ना हो, उस केस में रेगुलर स्कीम वाला बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और कंपोजिशन डीलर भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, चाहे वो एग्जेम्प्टेड को बेचे और चाहे टैक्सेबल को बेचे, मतलब उसे नहीं। कोई दिक्कत?
इसी टेबल को यहाँ पे बताया गया है, देखिए कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ इनवॉइस। देखिए अगर रेगुलर डीलर है तो टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। समझ में आया? अगर रेगुलर डीलर है, एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। अगर कंपोजिशन डीलर है और टैक्सेबल को सप्लाई करता है तो भी बिल ऑफ सप्लाई, अगर कंपोजिशन डीलर है और एग्जेम्प्टेड को सप्लाई करता है तो भी बिल ऑफ सप्लाई। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइस की कॉपियां क्या होती है, कितने प्रकार की इसकी कॉपी बनती है इनवॉइस की। तो देखिए इसमें अगर हम कॉपी के बारे में बात करें, सप्लाई ऑफ इनवॉइस के बारे में, तो सप्लाई ऑफ इनवॉइस में लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस, डुप्लीकेट इनवॉइस और ट्रिप्लीकेट इनवॉइस, तीन प्रकार के। कह रहा है कि पहला तो ओरिजिनल इनवॉइस होता है, उसके बाद से डुप्लीकेट उसकी कॉपी होती है और फिर इसका ट्रिप्लीकेट कॉपी भी होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर वो किसी गुड्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, तो उस केस में तीन इनवॉइस इशू करता है। एक तो ओरिजिनल होता है, एक उसकी कार्बन कॉपी होती है, और एक मतलब तीन होता है। एक तो मान के चलिए कि जो दुकानदार होगा उसके पास रह जाएगा, एक जो उस गुड्स को लेके जाएगा उसके पास रहेगा, और एक जो दुकानदार को देगा उसके पास रहेगा। जैसे मान के चलिए हम बिजनेसमैन हैं और मैंने जो है कंप्यूटर का दुकान किया, बहुत सारा कंप्यूटर का मैंने दुकान किया। तो मान के चलिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि ऐसा है कि हमको आप 50 पीस लैपटॉप दे दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे 50 पीस लैपटॉप हमको दे दीजिए। तो उसका हम रसीद उसको बना के देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? तो मान के चलिए कि अगर उसको हम रसीद बना करके देते हैं तो उसको तो मैंने ओरिजिनल दिया और उसकी एक कॉपी बना करके मैंने अपनी रसीद में रखा, और उसको एक कंप्यूटराइज बिल निकाल करके हम दुकान किसको देते हैं, जो ड्राइवर होता है उसको देते हैं, ताकि आप इसी पते पे ले जा करके और बिल मैच करवा के आप प्रोडक्ट को रख करके आइए। तीन कॉपी हुआ, एक ओरिजिनल कॉपी होता है और दूसरा डुप्लीकेट कॉपी होता है और तीसरा आपका ट्रिपलेट कॉपी होता है। एक आपका मान के चलिए कि जो गुड्स को खरीदा उसकी कॉपी हो गई, और एक आपका ड्राइवर की कॉपी हो गई, और एक जो जहां से वो गुड्स खरीदा है उसमें भविष्य में रखा जाता है कि कल की डेट में अगर आकर के वो मैचिंग करवाना चाहे तो उसको हम डेट वाइज मैच करवा सके कि देखिए आप फला फला डेट में कौन कौन सा आपने सामान हमारे वहां से खरीदा। तो इस तरीके से तीन इनवॉइस इशू होता है, तीन कॉपी उसकी बनती है। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं समझ में आया? एक जो ड्राइवर होता है ना, जो उसको गुड्स को लेकर के जाएगा वहां तक पहुंचाने के लिए, उसके पास एक कॉपी रहता है जो मैचिंग करवा के उसको माल देता है। मान के चलिए कि ऐसा नहीं कि कोई माल किसी को वहां ले जाके दे देगा। तो ज्यादा ज्यादा नहीं ना लेके जाएगा वो, अगर वो भी लेके जाएगा तो भी उसको तीन प्रति मिलेगा, एक रसीद बनवाएगा, कंप्यूटर की कॉपी लेगा, वो तीन कॉपी उसको इशू करना होता है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एक तो मान के चलिए कि मैंने रसीद पे नोट करवा दिया, उसका एक पर्चा मैंने बनवा दिया, तो एक पर्चा बना करके पर्चा फाड़ के हमको दे दिया, वो पर्ची हम अपने पास रख लेते हैं, उसकी कार्बन कॉपी उसकी रसीद में रहती है, और जब कंप्यूटराइज वो बिल आपको नहीं बना करके देता है, नहीं देता, ऐसे नहीं मिलता है, वही ट्रिपल लेयर होता है। नहीं नहीं, उसकी अलग है, उसकी मैं अभी बताऊंगा। ट्रिपल लेयर इसका बनता है, जैसे एक तो मान के चलिए कि मैंने नोट करवा दिया कि हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला फाड़ करके नीचे नोट करेगा, उसी पे नोट करेगा, उसकी कार्बन कहाँ पे उठे निकलेगी, तो जब कार्बन कहाँ पे निकलेगी तो उसको रखेगा, और उसके बाद से क्या करेगा, उसको कंप्यूटर पे एंट्री करके उसकी एक बिल निकालेगा कि कस्टमर से इतना पैसा हमको लेना है। तो तीन कॉपी नहीं बन रही है, तो उस केस में जो है सप्लाई ऑफ गुड्स में तीन प्रकार की कॉपी इशू होती है। समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये केवल गुड्स के लिए था। अब सर्विस का मतलब कुछ सेवा अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है,
तो देखिए इसमें मात्र 2 कॉपी बनता है, एक ओरिजिनल कॉपी बनता है और एक आपका डुप्लीकेट कॉपी बनता है। जैसे मान के चलिए एजुकेशन विभाग में हम लोग हैं, तो मान के चलिए कि एक प्रकार की आपको शिक्षा दिया जा रहा है, मतलब एक प्रकार का आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है ना। मान के चलिए मैंने आपको पढ़ाया, आपने फी पेड किया, तो जब फी पेड करेंगे तो मात्र 2 रसीद बनेगी, एक आपको रसीद फाड़ करके दे दिया जाएगा, एक उसकी कार्बन कॉपी यहाँ पे रख ली जाएगी, 2 ही मिलता है ना। एक मान के चलिए कि आप फीस जमा करने जाएंगे तो एक रसीद फाड़ करके आपको दे दिया जाएगा और एक उसमें का जो कार्बन कॉपी होगा उसको रख लिया जाएगा ताकि उसके माध्यम से हम कंप्यूटर में एंट्री कर सकें। तो जब सर्विस कोई सप्लाई किया जाता है तो उस केस में 2 कॉपी इशू किया जाता है और जब किसी गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो 3 कॉपी इशू किया जाता है। समझ में आया? जैसे मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारा ऑप्शन होता है, मान के चलिए कि जैसे एजुकेशन विभाग आपने ले लिया, फिर और भी कोई ऐसा मतलब सर्विसेज में बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मात्र आपको 2 ही कॉपी इशू होती है। जैसे आपने 1500 जमा किया तो एक तो रसीद आपको पहले मिल गया और उसी की रसीद की कॉपी आपके हार्ड कॉपी में रहती है, ताकि कल की डेट में अगर आप आकर के कहें कि सर मैंने फीस नहीं जमा किया था, तो रिपोर्ट दिखा दिया जाए कि देखिए आपने जमा किया था फला डेट में। और उसकी एंट्री कहाँ से होती है? तो हमारी कंप्यूटराइज होती है, ताकि उससे मैच करवा के तब आपकी जो भी आपने पैसा जमा किया उसको मैचिंग करवा सके। तो बिल ऑफ सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे 2 प्रकार का कॉपी इशू होता है और सप्लाई ऑफ गुड्स पे 3 प्रकार का कॉपी इशू होता है। कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई समझ में ना आया हो तो।